दोस्तों, अक्सर हमारी जबान पर एक व्यक्ति का नाम होता है और वो है दलाई लामा। लेकिन दलाई लामा किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, ये एक पदवी का नाम है, ये एक पद का नाम है। जैसे भारत के अंदर प्रधानमंत्री का पद होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बैठने वाले व्यक्ति का कुछ नाम होता है, जैसे नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति का नाम है अगर, और पद का नाम है प्रधानमंत्री। तो हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आ गए, ये नहीं कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आ गए। प्रधानमंत्री के पद से हम लोग जानते हैं। वैसे ही दलाई लामा का एक पद होता है और उस पद पर त्यांजिंग ग्यात्सो, एक व्यक्ति जो कि 14वें दलाई लामा बने हुए हैं, वो उस पद पर सुशोभित हैं। यहां पर एक सिंहासन आप लोग देख रहे हैं और सिंहासन के ऊपर एक पोटली सी कुछ रखी हुई है। एक्चुअली में ये जो सिंहासन आप लोग देख रहे हैं, इसी के ऊपर दलाई लामा विराजमान होते हैं और इस पोटली को पोटली नहीं, पोटला कहा जाता है। तो जब दलाई लामा यहां पर विराजमान होते हैं तो इस पोटला को यहां से हटा दिया जाता है और यहां पर दलाई लामा विराजमान होते हैं। इसके पास में ही आप एक चेयर जो है वो और देख रहे हैं, वो बेसिकली पंचेन लामा, जो कि इनके एक पैरेलल पद होता है, वो वहां पर सुशोभित होते हैं। तो दलाई लामा जो कि भी 14वें दलाई लामा है, वो यहां पर बैठा करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार दलाई लामा कैसे बनाए जाते हैं, क्या एक प्रोसेस होता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग आप लोग को मैं बताऊंगा कि अगले दलाई लामा को चुनाव करने का तरीका, सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है। आपको सुनकर लगेगा कि यार वास्तव में ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? वाकई में आज भी इस तरीके से आत्मा जो है वो बिलीव करती है, एग्जिस्ट करती है और आत्मा किसी दूसरे शरीर के अंदर प्रवेश भी कर जाती है? ये बड़ा आश्चर्य है। तो अभी जो 14वें दलाई लामा है उनका है त्यांजिंग ग्यात्सो, ये इनका नाम है। और 1935 के अंदर 6 जुलाई को इनका जन्म होता है। लेकिन जन्म के साथ में ही लगभग जब ये 5 साल के थे तभी से लेकर आज तक जो है ये दलाई लामा बने हुए हैं। 1940 से लेकर प्रेजेंट तक ये दलाई लामा बने हुए हैं। 1959 ये वो वर्ष था जिस समय चाइना ने तिब्बत के ऊपर अधिकार किया और तब से लेकर 1959 तक ये अलग अलग पदों पर सुशोभित थे। लेकिन 1959 के अंदर ये तिब्बत को छोड़कर भारत के अंदर प्रवेश करते हैं और भारत ने भी इनका एक वार्म वेलकम जो है, एक भव्य स्वागत जो है वो किया था। चलिए बात करते हैं कि आखिरकार दलाई लामा जिस समय छोटे थे, ये उस समय की तस्वीर देख सकते हैं। ये एज जो है ये इनकी 5 साल की है। चुने कैसे जाते हैं वो तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। लेकिन जब ये 5 साल के थे तो उस समय अपनी पोटली के अंदर, मतलब एक कपड़े के अंदर कुछ खिलौने वगैरह ये बांध रहे थे। और उस समय उनकी माँ ने ये पूछा कि कहाँ जा रहे हो बेटा? तो इन्होंने कहा कि मैं लहासा जा रहा हूँ। लहासा तिब्बत की राजधानी है और वहीं पर जाने की बात ये छोटा सा बच्चा कह रहा था। लेकिन माँ ने हंसते हुए टाल दिया कि यार ये छोटा सा बच्चा कैसे चला जाएगा लहासा के अंदर, ये यूं ही अपनी बचकाना हरकतों के अंदर ये कह रहा है। कुछ समय बीतता है और 4 से 5 साधु आते हैं इनके घर के ऊपर और घर पर आने के बाद ये कहते हैं कि यार ये बच्चा वो हो सकता है जिसकी हमको तलाश है। इस बच्चे के सामने कुछ जैसे छड़ी है, किताबें हैं, चश्मा है, वस्त्र है, कपड़े हैं, वो रखे जाते हैं। और ये बच्चा कहता है कि ये सारे कपड़े और ये छड़ी मेरी है, मैं इनको पहचानता हूं। और जैसे ही छड़ी को अपने सीने से लगाया इस बच्चे ने, तो जो साधु वहां पर आए थे वो अपने घुटनों के ऊपर आते हैं और इस बच्चे को नमस्कार करते हैं, मतलब इसको इस तरीके से प्रणाम करते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई देवता है। लेकिन इसका चुनाव कैसे हुआ मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो इस बच्चे को, जिसकी उम्र 5 साल की थी, वही आज 14वें दलाई लामा बनते हैं। लेकिन तिब्बत के ऊपर एक नजर लग चुकी थी चाइना की। चाइना के अंदर माओ सेतुंग, जो कि साम्राज्यवादी नीति के थे, कम्युनिस्ट पद्धति से चलते थे, उन्होंने कहा कि यार ये जो तिब्बत है वो हमारा होगा, हम जो है अपने साम्राज्य को विस्तार करेंगे और तिब्बत पे अपना अधिकार क्षेत्र करेंगे। ये सुनकर आप लोग को लग रहा होगा कि यार तिब्बत बड़ा कमजोर है, लेकिन तिब्बत कमजोर नहीं हुआ करता था। नेपाल और जो भूटान आप लोग आज देख रहे हैं उस पर तिब्बत का ही अधिकार था। इतना शक्तिशाली साम्राज्य तिब्बत का हुआ करता था। यहां तक कि चीन के अंदर भी कई जो प्रोविंस थे वो तिब्बत के अधिकार क्षेत्र में थे। और यही बात कहीं ना कहीं चाइना को नागवारी गुजर रही थी और इसी बात को लेकर चाइना ने कहा कि हम लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे और तिब्बत पर अधिकार करेंगे। इस चीज को लेकर तिब्बत और चीन के बीच में एक झड़प भी होती है, एक युद्ध भी होता है। उसके बाद में तिब्बत की हार होती है और चीन के कुछ सैनिक तिब्बत के अंदर तैनात हो जाते हैं। ये बात वहां के दलाई लामा को पसंद नहीं आती है। यहां पर 2 व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं, ये है दलाई लामा और ये है पंचेन लामा। पंचेन लामा की कहानी मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूं कि इनके चुनाव कैसे होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग बात करेंगे दलाई लामा के बारे में। तो दलाई लामा ने कहा कि चीनी सैनिक जो कि तिब्बत के अंदर है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारे मठों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए आप इनको वापस से ले लीजिए।
चाइना ये कहता है कि हम लोग बैठ के इसके बारे में बात करेंगे और इसका समाधान करेंगे। लेकिन जिस समय दलाई लामा और पंचेन लामा चाइना के जो माओ सेतुंग हैं उनके साथ में बैठते हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकलता है। 1959 का समय आता है, लेकिन उससे पहले 1955 के अंदर दलाई लामा ने भारत को भी विजिट किया था और अपने जो दुख दर्द हैं वो भारत के साथ में साझा किए थे। जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के साथ में बैठकर बातचीत होती है और ये आश्वासन देते हैं कि कभी भी आपको जरूरत पड़े तो आप भारत के अंदर हमसे जो है वो बातचीत कर सकते हैं। तो 1955 के अंदर दलाई लामा ने पहले ही भारत को विजिट कर लिया था। अब समय आता है 1959 का, जिस समय चीन ने तिब्बत के ऊपर अधिकार करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया कि हम लोग तिब्बत के ऊपर अधिकार करेंगे। तो दलाई लामा को यह लगने लगा कि अब जो है मेरी कहीं ना कहीं मृत्यु हो सकती है। लेकिन चाइना ने इसका दूसरा तरीका अपनाया। चाइना ने एक बहुत बड़ा एक भोजन की व्यवस्था की है, बहुत रंगारंग कार्यक्रम जो है उसकी व्यवस्था की कि दलाई लामा को यहां पर बुलाएंगे और यहां पर बैठकर उनके बातचीत करेंगे। लेकिन दलाई लामा उस समारोह के अंदर जो कि चाइना के द्वारा आयोजित किया गया था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि दलाई लामा को यह लग रहा था कि अगर मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरी हत्या हो सकती है। इसलिए 1959 के अंदर लहासा से वो निकलते हैं। 13 मार्च जिस समय वो वहां से निकलते हैं उस समय 17 मार्च 1959 का वो समय था। 13 दिन की यात्रा थी और 31 मार्च 1959 को वो भारत के तेजपुर के अंदर आकर पहुंचते हैं। तो लहासा से ये जो यात्रा थी वो बड़ी दुर्गम यात्रा थी, बड़ी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ा था। दिन के समय ये किसी सुरंग वगैरह के अंदर छिप जाया करते थे और रात को टॉर्च लेकर अंधेरे के अंदर ही निकला करते थे। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। उस समय दलाई लामा चीनी सैनिकों की वेशभूषा पहनकर वहां से निकलते हैं ताकि चीनी सैनिक इनको पहचान ना पाए। और ऐसा करते हुए 13 दिन की यात्रा करते हुए 31 मार्च 1959 को वो भारत के अंदर आते हैं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और भारत में 1 लाख बौद्ध भिक्षुओं के साथ में उनको शरण दी जाती है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। और तब से लेकर आज भारत के अंदर वो अपनी सरकार को चला रहे हैं। लेकिन इसमें यूएसए इनका समर्थन करता है और ये कहता है कि हम लोग इनके लिए फंड करेंगे, हम लोग नए तिब्बत की मांग करेंगे कि तिब्बत जो है वापस इनको दिया जाए। लेकिन आज तक वो सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाया है। चाइना को ये बात नागवारा गुजरती है और 1962 के अंदर चाइना और भारत का युद्ध छिड़ जाता है। इन बातों को सुनकर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि हमने दलाई लामा को भारत के अंदर शरण दी इसीलिए चाइना ने हमारे साथ में युद्ध किया। लेकिन ये इसका एक माइनर रीजन है, छोटा कारण है, बड़ा कारण नहीं है। बड़ा कारण इसके अंदर यह था कि चाइना अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को आगे तक फैलाना चाहता था। उसका यह मानना था कि 5 फिंगर पॉलिसी के तहत हथेली जो है वो तो तिब्बत है और हमारी 5 अंगुलियां जिसके अंदर उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, साथ में नेपाल है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे जो है ये 5 फिंगर पॉलिसी के तहत चाइना जो है अपनाना चाहता था। और इसी के तहत हमारा जो युद्ध है वो 1962 के अंदर चाइना के साथ में हुआ था। लेकिन हमने उस युद्ध को हार गए। आज चाइना जो है वापस ये कह रहा है कि जो दलाई लामा अभी चल रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। चाइना का अधिकार तिब्बत के ऊपर है और तिब्बत का अगला दलाई लामा जो है वो चाइना ही चुनेगा। इसीलिए आज दलाई लामा ने यह अनाउंसमेंट कर दिया है कि अगले दलाई लामा जो है उनका चुनाव होगा, भारत में रहते हुए होगा और चीन का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। इसीलिए 6 जुलाई को दलाई लामा अपना 90वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मेरा सक्सेसर, मतलब मेरे बाद में जो अगले दलाई लामा है उनका फाउंडेशन के द्वारा, जिसका नाम है गादेन फॉर द्रेंग, इस फाउंडेशन के द्वारा ही अगले दलाई लामा का चुनाव होगा। और चुनाव होने का तरीका भी बड़ा जबरदस्त है, आप लोग बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जिस समय दलाई लामा की मृत्यु होती है तो उस समय उनको आग के हवाले किया जाता है। तो उनकी जो चिता है उससे जो धुआं उठता है वो एक निश्चित दिशा के अंदर जाता है। उसी दिशा के अंदर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो दलाई लामा की आत्मा है वो कहीं ना कहीं वहां पर जा रही है और वहां पर जाकर वो किसी ना किसी बच्चे के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए बौद्ध मठ के कुछ साधु उसी दिशा के अंदर निकलते हैं और उसी दिशा में निकलते हुए एक घर की वो तलाश करते हैं जहां पर एक बच्चे ने जन्म लिया हो और उस बच्चे की उम्र महज और महज 3 से 5 साल के बीच में हो। वहां पर ऐसे बच्चे की तलाश की जाती है। तो जो पहले बच्चा मैंने आप लोग को दिखाया था वो भाग्यशाली बच्चा वही था। तो वहां से 5-6 साधु है वहां से निकलते हैं और उस बच्चे की तलाश करते हैं और वहां पर ले जाकर जो दलाई लामा पहले वाले थे उनके कुछ छड़ी, किताबें, चश्मा वगैरह वो रखा जाता है और वो बच्चा जो है उनको पहचान लेता है।
पहचान लेने का मतलब यह है कि जो पहले वाले दलाई लामा थे उनकी आत्मा ही उस बच्चे के अंदर प्रवेश करती है, जो कि उन सामान को अपना बताती है, और इसके बाद में वहां पर बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, बौद्ध जो साधु होते हैं, वो अपने घुटने टेक देते हैं और उसको जो है वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि हमने अपने अगले दलाई लामा का यहां पर चुनाव कर लिया। इस तरीके से ये प्रोसेस बड़ा लंबा होता है। अब बात है पंचेन लामा की। दलाई लामा के पैरेलल ही एक पद और होता है पंचेन लामा का। तो पंचेन लामा का चुनाव भी वैसे ही होता है, लेकिन बात यह है कि 1995 में जैसे ही पंचेन लामा का चुनाव होता है तो चाइना ने इस छोटे से बच्चे को, 5 साल के बच्चे को 1995 के अंदर किडनैप कर लिया था, और ये कहते हैं कि अब हम लोग उसको दलाई लामा बनाएंगे। तो इसका अर्थ यह हुआ कि 2 दलाई लामा हो जाएंगे, एक तो भारत से चुनाव हुए और दूसरा चाइना भी जो है अपना दलाई लामा बनाएगा। और इसके साथ में ही दलाई लामा ने एक लेटर, एक पत्र जो है चाइना को लिख दिया है कि हम लोग अपने अगले दलाई लामा का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें चीन का कोई भी हस्तक्षेप, कोई भी इंटरप्शन नहीं होगा। और इसके बाद में अगले दलाई लामा जो है उनका चुनाव होने के लिए जाएगा, जिस समय अभी मौजूद 14वें दलाई लामा की मृत्यु हो जाएगी उसके बाद में। तो ये था पूरा लेक्चर आज का, और बड़ा जबरदस्त है, आप लोग इस नॉलेज को जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन चाइना जो है वो अपनी साम्राज्यवादी नीति को आज भी बढ़ा रहा है। तो दलाई लामा का चुनाव कैसे होता है, क्या पंचेन लामा होता है, कहां से शुरुआत होती है, सारी नॉलेज आपके पास में पहुंच चुकी है। और इसी बात पर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं ये आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे और आगे आप लोग इनको अप्रिशिएट कीजिएगा, इस चैनल को प्यार दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।